डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ वह है सीरियल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, जिसे कि हिंदी में अनाज एवं उसके उत्पाद कहा जाता है। अनाज या खाद्यान्न जो है वह सार्वभौमिक रूप से हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्व के हर हिस्से में अनाजों का प्रयोग अलग अलग रूपों में कम या अधिक मात्रा में किया जाता है। अनाज मुख्यतः ग्रास फैमिली में आते हैं, जिनके बीजों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। अनाज या खाद्यान्न सीरस नामक शब्द से लिया गया है, जो कि एक रोमन भाषा का शब्द है, जिसके अनुसार यह कृषि का देवता या देवी को माना गया है। जब हम अनाज की परिभाषा पे आते हैं तो वे सभी अन्न तथा कृषि में उत्पादित सभी घास वर्ग जिनके बीज भोज्य वस्तु के रूप में उपयोग किए जाते हैं, खाद्यान्न कहलाते हैं। अनाज या खाद्यान्न हमारे आहार का मुख्य अंग होते हैं। यह पोषण से परिपूर्ण होते हैं, साथ ही साथ यह हमारे भोजन को विविधता प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। अनाज हमारे दिन भर के भोजन का एक बड़ा भाग होते हैं, जिसके कारण से यह हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, साथ में कुछ मात्रा में खनिज लवण देने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल्स या अनाज की संरचना। मुख्य रूप से जब हम अनाज की संरचना को देखते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। आउटर लेयर, जिसे कि हम भूसी भी कहते हैं या बाहरी आवरण भी कहते हैं, और इसके नीचे एक एल्यूरोन की परत आती है। दूसरा पार्ट होता है एंडोस्पर्म, जिसे कि हम भ्रूण पोष कहते हैं। तीसरा होता है एम्ब्रियो, जिसे कि हम भ्रूण कहते हैं। सबसे पहले हम लें आउटर लेयर को। ये एक अनाज की संरचना दी गई है, जिसमें कि बताया गया है कि जो बाहरी आवरण या भूसी होती है, ये बीज में एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य भी करती है। साथ में यह अनाज का 13 से 19% भाग होती है। इसमें सेलुलोज की प्रधानता पाई जाती है, परंतु कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण भी होता है। जो ब्रान होती है या जो आउटर लेयर होती है, उसके जस्ट नीचे एक एल्यूरोन परत या एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। इसमें फास्फोरस, रेशा, थायमीन प्रचुरता से पाया जाता है। साथ में यह अनाज भार का 4% भाग होती है। अब हम आते हैं अनाज के दूसरे भाग पे, जिसे कि भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहा जाता है। यह दाने का अंतः भाग होता है और प्रमुख भाग होता है। इसमें कार्बोज की प्रधानता पाई जाती है, और यह जो होता है यह अनाज भार का 80 से 85% तक होता है। इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होता है, साथ में कुछ मात्रा में बी विटामिन भी पाए जाते हैं। अब हम आते हैं भ्रूण पे या एम्ब्रियो पे। यह बीज को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। बी विटामिन, विटामिन ई, खनिज लवण व फाइटोकेमिकल्स यहीं पर उपस्थित होते हैं। अनाजों को जब हम रिफाइंड करते हैं, कहने का मतलब जब गेहूं है, गेहूं से गेहूं का आटा बनेगा और उससे जब मैदा बनता है, उस समय पे पूर्ण रूप से जो बाहरी आवरण है यानी कि आउटर लेयर है, जिसे कि भूसी कहा जाता है, और सबसे अंदर का पोर्शन है जिसे कि भ्रूण कहा जाता है, वह नष्ट
हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपोजिशन ऑफ सीरियल्स या अनाजों का संगठन जिसे कहा जाता है। अनाजों का जब हम संगठन देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। अनाजों का 80% हिस्सा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है और इसमें मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो रेशे और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं। रेशे मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या पेंटोज शुगर से बने हुए होते हैं। और जब हम दूसरे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर में पचाई जा सकती है, वह मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में पाई जाती है और कुछ रूप होता है वो ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज भी होता है। अब हम दूसरी जो कंपोजिशन या संगठन है अनाज का वो है प्रोटीन का। अनाजों में जो प्रोटीन है वो करीब 6 से 12% तक पाया जाता है। जनरली अनाजों में जो प्रोटीन है वो 12% के आसपास होता है। केवल चावल ही एक ऐसा अनाज है जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जो कि करीब 6 से 7% तक होती है। जब हम गेहूं या वीट की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन 2 रूप में पाया जाता है, जिसका नाम है ग्लूटेलिन और दूसरा रूप है ग्लाइडिन। जब इस गेहूं के आटे को हम गूंथते हैं तो ये ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन जो होता है वह जुड़कर ग्लूटेन का फॉर्मेशन या निर्माण करता है। अब हम आते हैं तीसरा तत्व, वो है वसा या फैट। अनाजों में करीब 1 से 2% तक वसा पाई जाती है जो कि इनविजिबल रूप में होती है, यानी अदृश्य वसा के रूप में होती है। मक्का ही एक ऐसा अनाज होता है जिसमें की वसा थोड़ी सी अधिक जो कि 3% तक पाई जाती है और इसी कारण से कहा जाता है कि मक्के के आटे को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीडाइज होने लग जाती है और थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आने लग जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स या खनिज लवण। यह जो मिनरल्स हैं ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के फॉस्फेट और सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा अनाजों में पाए जाने वाले जो फाइटेट नामक तत्व होते हैं वह जो है लौह तत्व के अवशोषण को कम कर देते हैं और इसके लिए जो है हमें इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स जो है पूर्ण अनाजों में बी विटामिन के रूप में पाए जाते हैं। बी विटामिन्स का मतलब होता है या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का मतलब होता है कि B1 और जो इसका B3 फॉर्म है यानी थायमीन और नियासिन जो है वो अनाजों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, परंतु जैसे जैसे अनाजों की रिफाइनिंग की जाती है वैसे वैसे इनकी मात्रा कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है एंजाइम। यह जो एंजाइम्स हैं यह एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज और ऑक्सीडो रिडक्टेज के रूप में उपस्थित होते हैं। अनाजों में सबसे पहले हम लेते हैं वीट को यानी कि गेहूं को। नॉर्थ इंडिया में वीट का अपना एक अलग ही महत्व होता है। भारत में गेहूं की करीब 30,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। गेहूं के दाने के अलग अलग भागों में पोषक तत्वों की मात्रा भी अलग अलग होती है। सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो वो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और हमें पता है गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह मुख्यतः स्टार्च के रूप में पाया जाता है और सबसे अधिक स्टार्च जो होता है वह भ्रूणपोष में पाया जाता है, जबकि सिंपल शुगर या शर्करा बोलते वो अधिक जो होती है वो भ्रूण में पाई जाती है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर आता है
यह जनरली ब्रान के अंदर उपस्थित होती है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है गेहूं का वो होता है प्रोटीन। अभी हमने आपको बताया था कि जो गेहूं के अंदर का प्रोटीन होता है वह जो है ग्लाइडीन और ग्लूटेलिन के फॉर्म में पाया जाता है। जब हम आटा लगाते हैं तो यह दोनों आपस में जुड़ जाता है और ग्लूटीन का फॉर्मेशन करता है और इसी कारण से आटे में इलास्टिसिटी आती है और इससे हम रोटी या पूड़ी बना सकते हैं। परंतु गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है वह इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें एक दो अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है और उनके नाम है लाइसीन और थ्रियोनीन। पर जब इसमें एक और दो अमीनो अम्ल कम है, अगर हम इसको दालों के साथ बनाते हैं तो दालों में यह अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो यह इस कमी को दूर कर देते हैं और हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। और इंडियन जो कई सारी रेसिपीज है उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम अनाजों और दालों को मिक्स करके बनाते हैं, जैसे कि डोसा, इडली, इसके अलावा खिचड़ी, दलिया जिसमें कि अपन दाल डालते हैं, इसी तरीके से पुलाव जिसमें कि दाल डाल के बनाया जाता है। इसी तरीके से कई सारे चीज़ें या रेसिपीज है जिसमें कि हमारे अनाज और दालों का कॉम्बिनेशन होता है और जो इस अमीनो एसिड की कमी को दूर कर देता है। और दालों के अंदर जो मिथियोनिन अमीनो अम्ल कम होता है वो हमारे गेहूं में ज़्यादा होता है और वो उसको भी पूर्ण कर देता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हम आते हैं फैट पे। गेहूं में करीब 1.5% अदृश्य वसा पाई जाती है। नेक्स्ट है खनिज लवण। गेहूं में फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स। गेहूं में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंतर्गत थायमीन और नियासिन प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हम B1 या B3 भी कहते हैं। गेहूं में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है यह इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का गेहूं है। ये जो होता है गेहूं का टाइप, ये बहुत ही डिफरेंट तरह के गेहूं होते हैं और जनरली अलग अलग रेसिपीज को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के गेहूं को यूज में किया जाता है। गेहूं से कई सारे उत्पाद बनते हैं, जैसे कि पूर्ण गेहूं से आप सबको पता होगा कि घुघरी वगैरह बनाई जाती है या मीठा खीच बनाया जाता है। इसी तरीके से गेहूं का आटा बनता है जिससे कि हम रोटी, पूड़ी, परांठे बनाते हैं। इसके बाद इसका जो रिफाइंड फॉर्म होता है मैदा होता है, जिससे कि हम कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ने करके हम रेसिपीज कह सकते हैं, जैसे कि कचौरी, समोसा वगैरह बनाया जाता है। इसी तरीके से बीच के स्टेज में दलिया आता है और हमारी सूजी आती है और इसी सूजी से हमारे जो है इडली बनाए जाते हैं, डोसा बनाए जाते हैं, खमन बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है, पास्ता वगैरह बनाया जाता है। अब एक चीज आती है या टर्मिनोलॉजी आती है जिसे मैच्योरिंग कहा जाता है या मैच्योरेशन ऑफ द फ्लोर कहा जाता है, जो कि गेहूं की बेकिंग क्वालिटीज जिससे कि ब्रेड, पाव, केक वगैरह बनते हैं वो बढ़ा देता है। यानी कि गेहूं का आटे को अगर हम या मैदे को 1 से 2 महीने तक रहने देते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है जो कि इसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर देती है। नेक्स्ट है डेक्सट्रिनाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन जो है जब हम गेहूं को सूखा ताप देते हैं, जैसे कि आप रवे को सेकते हो या आप सूजी को सेकते हो या आप रोटी को तवे पे सेकते हो, तो उस समय जो स्टार्च होता है वह स्टार्च डेक्सट्रीन में या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रंग और खुशबू एक अलग आता है। यानी कि जब स्टार्च को सूखा ताप दिया जाता है तो वो डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और उसका रंग और स्वाद बदल जाता है। इसे ही डेक्सट्रिनाइजेशन ऑफ स्टार्च कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जिलेटिनाइजेशन। जिलेटिनाइजेशन का मतलब होता है जब स्टार्च को
हम आंद्र ताप दे रहे हैं, उसको पका रहे हैं। जैसे कि आप दलिए को पकाते हो, आप उपमा में सूजी को पकाते हो, उस समय पे स्टार्च के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फूल जाते हैं। एक स्टेज ऐसे आती है जब उसे और पकाते जाते हैं, जैसे खीच वगैरह में गेहूं का जो मीठा खीच बनता है उस समय पे, या घुघरी बनती है, या हम ऐसे कह दे खिचड़ी के जो चावल होते हैं उस समय पे, जबकि स्टार्च के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक स्टेज पे जाके फटने लग जाते हैं और एक जेल का फॉर्मेशन कर देते हैं और इसे जिलेटिनाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ इस पिक्चर में समझाया है पूर्ण अनाज को, रिफाइंड अनाज को। इसमें यह बताया है पूरा अनाज का जो दाना प्रयोग किया जाता है उसमें रेशे, बी विटामिन, स्लो तत्व, मैग्नीशियम, सेलेनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। परंतु जब उसका प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग की जाती है या उसे पीसा जाता है, उस समय पर भूसी व भ्रूण का भाग हट जाता है। हम जितना रिफाइन करते जाएंगे उसमें इन चीज़ों की मात्रा कम होती चली जाती है और ऐसा अनाज या गेहूं हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है। इसलिए मैदे व मैदे के उत्पाद को हमें कम प्रेफर करना चाहिए, जबकि पूरा अनाज जो होता है वो पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है और हमारे वजन घटाने में भी लाभदायक होता है और कई सारी बीमारियों में भी लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें फाइबर पूरा होता है और यही फाइबर आंतों को स्वस्थ रखता है, साथ में हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। इसी के साथ आज का हमारा ये जो विषय है वो समाप्त होता है।